वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला करंट अफेयर जो है वो डील कर रहा है विद स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो आरएसएस चीफ ने दी है, बट उसमें अगर हम यूपीएससी वाला पर्सपेक्टिव देखें तो हमें प्रियम्बल को देखना पड़ेगा। प्रियम्बल क्या है? इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो उसी से जुड़े यहाँ पर उन्होंने दो तीन मुद्दे उठाए कि यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इमरजेंसी जो 1975 में यहाँ पर लगाई गई थी जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि 1975 में इमरजेंसी लगा दी, मैक्सिमम लीडर्स वर इन जेल्स, है ना। तो 1976 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा हमने बेसिकली प्रियम्बल में जो दो वर्ड और ऐड किए थे, वैसे तो तीन किए थे, उनमें से जो दो वर्ड मेजर रीजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। कि क्या वो वर्ड ऐसे एकदम से ऐड कर दिए गए थे? अगर कर दिए गए थे बिना सोचे समझे तो हम अभी रिमूवल की उसकी बात क्यों नहीं करते कि इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। बट हम अब क्या देखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किए गए थे। तो हम इन तीनों के ऊपर यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि प्रियम्बल क्या है, इससे जुड़े जितने भी हमारे पास केस लॉज है कि इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो सवाल मेरा यही है, arrange the following words from first to last of the preamble of the constitution: equality, fraternity, sovereign, republic। ठीक है, choose the correct order। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमारे पास सॉवरेन वर्ड आता है, देन रिपब्लिक, देन इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी। कैसे? क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले प्रियम्बल ही पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड सॉवरेन। सबसे पहले इंडिया जो है वो सॉवरेन होगा तभी तो प्रियम्बल बनाने का मतलब है ना। सॉवरेन यानी कि अपने आप में ही वो इंडिपेंडेंट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो सॉवरेन होगा, उसके बाद तो हम रिपब्लिक तक पहुंचेंगे ना, तभी उसके बाद हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब की बातें कर सकते हैं। ठीक है, सो एक ऑर्डर है, इन सबका बहुत मतलब है, बहुत ज्यादा। जैसे कि अब हम सॉवरेन की बात करें मतलब हम इंडिपेंडेंट है इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसके बाद हम सोशलिस्ट पैटर्न को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेक्युलर कंट्री अपने आप को कहलाएंगे, फिर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे एंड उसके बाद हम रिपब्लिक कहलाते हैं। उसी के बेसिस पे हम क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, हम जस्टिस देंगे। जस्टिस सबसे पहले क्योंकि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया था, है ना। रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे हम इक्वालिटी आपको देंगे, उसके बाद हम भाईचारा एस्टैब्लिश करेंगे। सो इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसका प्रियम्बल जब हम बात कर रहे हैं उसको ऑर्डर हमें याद हो जाएगा। इतना ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो अब एलिफेंट सेंसस फेज 1 ओवर। तो पहले जो 2017 में लास्ट हमारे पास सेंसस हुआ था ना, उसमें बोला गया था कि जो रिपोर्ट आई है ठीक है, बढ़िया है, सेंसस है, बट उसके बाद ना सेंसस की रिक्वायरमेंट हमें दोबारा पड़ गई थी 2019-20 में। ठीक है, सेंसस रिकंडक्ट कराने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, बट अब जो डेटा है उसने यही चीज को शो किया कि डिस्क्रिपेंसी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया डेटा को। ठीक है, क्योंकि कैप्चर करना बहुत मुश्किल है इस डेटा को। अब आप लिटर को चेक करते हैं, लिटर भी क्या, आप फीसेस को चेक करते हैं, पॉपरेंट्स को चेक करते हैं, बहुत सारे ऐसे वेग तरीके हैं जिससे हम सेंसस को देखते हैं। डायरेक्टली जाके आप काउंट नहीं कर सकते जैसे हम ह्यूमंस के केसेस में होता है ना। वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्शन जो है हमेशा से भारी ही रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो लास्ट डेटा कलेक्ट किया गया था उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो कि अब डिस्क्रिपेंसी शो कर रही थी। दूसरी चीज ये उन्होंने ये बोला था कि 20% से जो हमारी एलिफेंट है उसकी पॉपुलेशन वो कम हो गई है। सो इसके रिलेशन में अब माना जा रहा था जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, वो जब लॉन्च हुआ कि उसका एक्चुअली में महत्व क्या है, महत्व एज इन कि उसका जो रिजल्ट है वो सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया था तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने टाइगर रिजर्व्स बनाई थी। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एलिफेंट रिजर्व्स बना रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन जब वाइल्ड लाइफ की होती है तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता। लीडिंग केस हमारे पास यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला का है। ठीक है, केरला में बहुत सारे ऐसे हादसे जो है रिसेंटली लाइमलाइट में आए जिस वजह से अब एलिफेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों की भी ऐसे डेथ हुई है। ठीक है, सो इसी के केसेस में अब आउटकम हम देखना बहुत जरूरी है, इसी के लिए हमें सेंसस का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। जब तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली जो ये न्यूज़ की बात कर रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है सेंसस का। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि जैसे हमने बिग 4 के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, बिग 4 में मैं 2 बता चुकी हूँ आपको, टाइगर और एलिफेंट, बाकी 2 बिग 4 में क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताना। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बिग 4 के लिए हमें इंक्लूड और करनी चाहिए स्पीशीज इसके अंदर, तभी हम उनको कंजर्व कर पाएंगे, बीट घड़ियाल एंड स्लॉथ बेयर। क्यों? क्योंकि हम उनके पॉपुलेशन को रेगुलरली मेजर करते रहेंगे सेंसस के बेसिस पे। सो इसी वजह से ताकि अब प्रिवेंशन हो सके डेथ बाय कोलिजन, यानी कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन में जो भी नुकसान होता है वो कम से कम किया जा सके। सो अब हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड लास्ट सेंसस 2017 में यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद अब ये कंडक्ट कराया जा रहा है।
ठीक है, सो जुड़ा सवाल इसे देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1990 टू सेफगार्ड द एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. सेकंड, देयर आर करंटली 33 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया विद द फर्स्ट रिजर्व बीइंग इन ओडिशा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स का हिस्सा जो है वो गलत किया गया एंड दैट इज डन इंटेंशनली. 1990 में नहीं, 1992 में हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था. 33 एलिफेंट रिजर्व्स हमारे पास हैं, बट पहली जो रिजर्व थी एलिफेंट की वो ओडिशा के अंदर नहीं, वो झारखंड के अंदर एग्जिस्ट करती है. आई गेस इन द ईयर ऑफ 2001 इसको बनाया गया था. ठीक है, पहली कौन सी है हमारे पास? दैट इज सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो है वो सबसे पहली एलिफेंट रिजर्व थी इन इंडिया. ठीक है, देन सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग, व्हाई मार्केट रेगुलेटर स्लैप 25 लाख फाइन ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो अब बेसिकली मार्केट रेगुलेटर हमारे पास कौन है? सेबी. तो सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेबी क्या है, सेबी के रोल्स क्या है. हम प्रीवियसली भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सेबी हमारा मार्केट रेगुलेटर है. वहां पे ही अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी आप किसी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं. आईपीओ वाला प्रोसेस भी हमने सारा का सारा डिस्कस किया था. देन उसके बाद बीएससी के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पहले यानी कि पुरानी है विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना. 1875 में हमारे पास बीएससी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई थी. एंड एनएससी की जब हम बात कर रहे हैं उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना. ठीक है, आफ्टर बीएससी ही यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है, 1900 समथिंग का ईयर है. ठीक है, आप मुझे बताना. सो अब बीएससी के ऊपर फाइन इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वो साइमल्टेनियस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. तो बीएससी का बेसिकली या एनएससी का काम क्या होता है कि किसी भी तरह की अगर आप इक्विटी के अंदर, शेयर के अंदर किसी भी तरह की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे एक न्यूज़ वाला कॉलम आता है. जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा. तो न्यूज़ के बेसिस पे ना आपको कंपनी या जो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है डेली की बोर्ड मीटिंग्स क्या हुई है, नया प्रोजेक्ट उन्होंने क्या टेक ओवर किया या क्या उनको लताड़ लगाई गई है कि डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो टाइमली दी जाती है. तो एक न्यूज का कॉलम होता है. बट ये सेम चीज बीएससी के केस में नहीं थी क्योंकि उनके पास अपेरेंटली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो एक टाइम पे ही अपने सारे यूजर्स को यहाँ पर बता सके कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल रही है. ठीक है, ट्रेडर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही मिल रही है, कुछ को बाद में मिल रही है. सो जिनको पहले मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या किया, उसका फायदा उठा लिया. तो बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बीएससी अकॉर्डिंग टू सेबी ऑल्सो कि आप साइमल्टेनियसली डेटा सबको दिखाइए, है ना. ये तो तरीका गलत हो गया ना, ये तो पार्शियलिटी वाली बात हो गई, पैसे का मामला है भाई. तो इसी तरीके से बीएससी के ऊपर 25 लाख रुपीज फाइन लगा दिया गया कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को अब आप डेवलप कीजिए. दूसरी चीज, ये ऐसी सिचुएशन के टाइम पे फाइन लगा है जब हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज जो एनएससी है उनके ऊपर भी इल्जाम लगा हुआ है. किस चीज का? प्रूव हो गया ऑलमोस्ट, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एक्सेस का. यानी कि इनके कुछ ऐसे पेड मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स में भी कुछ ऐसे आप लगा लीजिए पेड ब्रोकर्स हैं जिनके साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक चार्ट्स या एक्सेस उनको दिया जा रहा है एनएससी के द्वारा जो बाकी नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं है. सो ऐसे पेड या आप कह सकते हो पैसे वाले व्यक्तियों को आप कैसे, या ब्रोकर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हो. मार्केट तो अपने हिसाब से चलती है, मतलब आप हेजिंग को यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप कह सकते हो मार्केट के रेगुलेशन में आप किसी तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना. तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि एनएससी भी अभी इस टाइम पे शक के घेरे में है. ठीक है, तो अब ये रेगुलेशन जो है किस बेसिस पे उन्होंने कहा, या सेबी ने किस बेसिस पे ये चीज को कहा है कि रेगुलेशन 39(3) ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2018 का जो है उसके बेसिस पे सभी को इक्वली यहाँ पर एक्सेस देना बहुत जरूरी है. आप किसी के साथ भी यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं कर सकते. बेस्ड ऑन वॉट एवर काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू आर रनिंग, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक साथ मिलेगी और एक ही तरह की मिलेगी. अलग अलग इन्फॉर्मेशन या टिप्स देने का यहाँ पे आइडिया बिल्कुल भी नहीं बनता. ठीक है, सो इससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि सेबी वाज इनिशियली established as a non-statutory body. Second, the Securities and Exchange Board of India consists of 7 members inclusive of the chairman. तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सेबी इनिशियली जब एस्टैब्लिश की गई थी वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी एंड यहाँ पर 7 नहीं 9 मेंबर्स होते हैं जो हमारे बोर्ड में होते हैं. तो दैट इज कि सेक्शन 4 जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड की बात कर रहा है, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस, 1 मेंबर होगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जिसमें 3 होंगे होल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो टोटल 9 हो गए. तो अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में गवर्नमेंट की रेगुलेशन के थ्रू. बट अब उसको अब एक्ट जब बनाने की बात की गई थी, वो एक्ट जब फोर्स में आया, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1992. ठीक है, उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है.
देन रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल्स, व्हाई एंड हाउ। तो अब इलेक्टोरल्स में ना यहाँ पे रिवीजन की बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 2004 के बाद जो अब अपने आपको यहाँ पर वोटर की तरह रजिस्टर करा रहे हैं ना, मुद्दा मैं आपको बड़ा बड़ा सा बता देती हूँ कि उनको अब आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ तो देना ही है, बट आपको अपना सिटीजन का प्रूफ भी देना है, सिटीजनशिप का प्रूफ भी यहाँ पे देना है, ठीक है। अब ये रिवीजन की बात सिर्फ बिहार के पोल्स में इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पोल्स भी, आप कह सकते हो, इलेक्शन जो है वो नवंबर के आसपास यहाँ पे भी होने हैं। तो सबसे पहले जो रिवीजन का काम हो रहा है वो बिहार से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये रिवीजन की बात क्यों हो रही है, रिवीजन की बात किस वजह से हो रही है, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें आजकल हम अर्बनाइजेशन को देखते हैं, वेस्टर्नाइजेशन को देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन को भी देखते हैं। उसके तहत हमारे पास माइग्रेशन जो है वो बहुत जल्दी होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था या रिजाइड कर रहा था, अगर वो दूसरी जगह पे मूव हो जाता है तो पिछली जगह से अपना वोटर कार्ड जो है या अपना एड्रेस जो है वो चेंज नहीं कराता। तो इस वजह से डबल हमारे पास डेटा या इवन ट्रिपल डेटा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल पर्सन हो रहा है ना। सो हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करने की जरूरत है ताकि हमारे पास एक्चुअल नंबर आ सके कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, वरना ये ओवरलैप जो है वो होता रहेगा हमारे डेटा के साथ, ठीक है। सो अब बिहार से इसी वजह से शुरुआत हो रही है। अब रिवीजन भी हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास इंटेंसिव रिवीजन, एक होती है समरी रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन होती है कि जब आप A to Z इंटरनली सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। समरी रिवीजन होती है वो हर एक इलेक्शन से पहले होती है कि ऊपर से आप चेक कर रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हैं या नहीं है ना। सो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको बताया जाती है चीजें, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि 2004 के बाद जो भी एनरोल हो रहे हैं या एनरोल कर रहे हैं आफ्टर एग्जैक्टली 1 जनवरी 2000 ईयर, वो इंटेंसिव रिवीजन का यहाँ पर पार्ट बनेंगे और उनको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पर देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। एंड ये पावर है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो पावर है ही, है ना। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, है ना। एंड सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एट एनी टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट अ स्पेशल रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी अगर उनको लगती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट लगती है तो वो ये चीज कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी यहाँ पर आप चीज़ों जो देखेंगे, इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे आप अच्छे से, ठीक है। ये रिवीजन जो है दो तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिव एंड समरी रिवीजन, इसके ऊपर देखना। देन सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पर पढ़ लेना कि सिटीजनशिप कैसे पाई जाती है, कितने कितने प्रोसेसेस हैं हमारे पास, वो उसके तहत आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली गिवन है, तो उसके ऊपर आप सिटीजनशिप के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ये बिल्डअप करना। सवाल ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट है कि इट डज नॉट नहीं, इट डज इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज वेल एज पुडुचेरी, है ना, कि इंक्लूड तो होते ही है हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है। तो उसके अंदर अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यूटीज का केस आ जाता है हमारे पास, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों यूटीज हैं, बट अब यहाँ पे उनके पास अपने अपने सेपरेट लेजिस्लेचर्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीज बताता है, आर्टिकल 243 के बेसिस पे अगर हम देखें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। सो ये आपको पता लग जाना चाहिए। देन व्हाई यूएन्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सिविल मैटर्स। सो सिविल कहाँ पे हमारे पास स्पेन में है, तो ये 4th सेशन है इनका, ठीक है, इसको हम FFD4 बोलते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। 4th है तो 4th यहाँ पर लगेगा फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो 4th है FFD4, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो मेजर इसके अंदर क्या काम होता है कि जितने भी हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं ना, यहाँ पर अमीर लोग भी हैं या गवर्नमेंट्स हैं, ये यूएन के अंदर काम करता है बेसिकली, यूएन इसको आप कह सकते हो सुपरवाइज करता है ना। तो यहाँ पर जितने भी अमीर लोग हैं, बीट बिल गेट्स हो गया, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के हमारे पास चेयरमैन है, जो जितने भी अमीर ऐसे लोग आएंगे ना, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है, उनको बोलते हैं कि आप भाई यहाँ पर अब बताइए कि हमने कैसे काम करना है इन्वायरमेंट के ऊपर भी, या बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, एक पर्टिकुलर कोई पुअर कंट्री है उसके अंदर आप कैसे यहाँ पर
इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे ऐसे प्रपोजल यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं वो भी हमारे पास ये डेवलपमेंट काउंसिल से ही आए हैं। 2015 में ये काउंसिल हुई थी, जब पहले जो थर्ड काउंसिल थी इनकी, ठीक है, सेकेंड या थर्ड काउंसिल थी वैसे तो, वहाँ पे इन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी जो हम आज भी यूज़ करते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, है ना। सो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है यहाँ पर डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर काम किया जाता है, राइट। सो अब यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है ये, इसके अंदर और एक्स्ट्रा आपको जानने की कुछ जरूरत नहीं है, सवाल हम यूनाइटेड नेशन से ही पूछेंगे क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स एवरी 6 months. Issues like admission of new states in the General Assembly are taken by simple majority. Which of the following statements above is correct? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं वो हर 1 महीने बाद चेंज होती है, ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की वो 1 साल बाद चेंज होती है, 1 year, ठीक है। जब हम यहाँ पर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो ये यहाँ पर सिंपल नहीं स्पेशल मेजॉरिटी से डील किया जाता है कि कोई भी अब छोटी मोटी इशू आ जाती है वो सिंपल मेजॉरिटी से डील किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की ही साइड से मैंने आपको उठा के सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है एंड हर मंथ चेंज होती है। एंड जो हमारे पास स्पेशल डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो अब न्यू मेंबर्स के लिए बजटरी मैटर्स वो 2/3 मेजॉरिटी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली रिक्वायर्ड होती है। एंड डिसीजंस ऑफ अदर क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, राइट। तो अब नेक्स्ट, एंडेंजर्ड लेपर्ड इज स्पॉटेड इन बांग्लादेश चिटागोंग हिल ट्रैक्स, ठीक है। सो अब चिटागोंग हिल ट्रैक्स एक्चुअली में कहाँ है, मैप मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, तो आप मैप को जाकर देखिए कि आपका ये होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉ प्रिंट्स जो हैं वो देखे गए हैं, फ्लीटिंग्स की साइटिंग्स हुई हैं, यानी कि फ्लीट देखी गई है, एक झुंड भी देखा गया है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एंडेंजर्ड है लेपर्ड, तो लेपर्ड के केस में आप देखिए कि IUCN स्टेटस उसका क्या है। अब लेपर्ड भी डिफरेंट तरह के हैं, तो बांग्लादेश में कौन सा लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग उसका IUCN स्टेटस देखेंगे, साइट्स में आप देखेंगे, अपेंडिक्स देखेंगे, एंड यहाँ पर हमारा क्या देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसका क्या रोल है, या सॉरी कौन से उसमें आता है, शेड्यूल में आता है, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एंड मेजरली अगर हम देखें तो बांग्लादेश में पहले बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते थे, बट अब ड्यू टू डेवलपमेंट ऑल्सो अब क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे सुंदरबंस वाले एरियाज में पाए जाते हैं। सुंदरबंस वाला एरिया वो कौन सा, जो कि इंडिया के साथ यहाँ पर बॉर्डर कर रहा है ना, बॉर्डर करता है जो सुंदरबंस वाला एरिया, ऑब्वियसली बात है मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, वहाँ पे अब ज़्यादातर टाइगर्स की साइटिंग्स पाई जाती हैं। ये न्यूज़ अलग थी, बट अब जो सवाल है वो अलग न्यूज़ से आएगा, वो भी जो कि अब न्यूज़पेपर में कहीं मेंशन नहीं था, बट ऑनलाइन मैंने आपको देखा तो मुझे मिला तो मैंने आपको पूछ लिया। टाइगर्स आउटसाइड ऑफ टाइगर रिजर्व इज अ पायलट स्कीम। Second, scheme will be implemented by the Chief Wildlife Wardens. Budget outlay of 88 crores has been sanctioned for the scheme. How many statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो टाइगर रिजर्व्स यानी कि टाइगर रिजर्व, टाइगर्स आउटसाइड ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, इज अ पायलट स्कीम। ये स्कीम का नाम है अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, एक पायलट स्कीम है, यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पर फॉर 1 year अभी लॉन्च की गई है रिसेंट। अब इसका आप देखिए कि अगर 1 year में सक्सेसफुल होती है तो इसको एक्सटेंशन 1 साल की ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक है। सो अब ये जो सैंक्शन की गई है एट अ बजट ऑफ 88 crores फॉर अ सिंगल ईयर, तो इसका एक मेजर रोल यही है कि ऐसे टाइगर्स जो कि टाइगर रिजर्व्स के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली देखे गए हैं, हर एक टाइगर अब टाइगर रिजर्व के अंडर नहीं है, ठीक है, तो जो उन एरियाज के बाहर यहाँ पर रिजाइड करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, ये स्कीम उनके साथ डील कर रही है। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो वो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ डील करता है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर के परव्यू से बाहर है, तो इसलिए नई स्कीम जो कि पायलट स्कीम है वो रन की गई है। एंड एट द ग्रास रूट लेवल अगर हम बात करें तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसको अब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ या कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, द सेम कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर बनाई गई थी आफ्टर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो नेशनल कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि कैंपा भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, स्टेट का एक कैंपा फंड भी होता है, अथॉरिटी भी होती है। हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कैंपा भी हमारे पास एक अथॉरिटी है, इससे रिलेटेड फंड भी होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो अब अप्रूव करते हैं प्रिंसिपल फंडिंग ऑन पायलट बेसिस। ये क्या करेंगे, ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत ये काम कर रहा है ना। अब सरकार से ये पैसा लेकर आएंगे, ये इनको बोलेंगे चीफ वार्डन एज वेल एज NTCA मिलकर आपस में यहाँ पे काम कीजिए, ठीक। ये सारा का सारा यहाँ पर मुद्दा था एंड इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली March 3 को ड्यूरिंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
देन स्टैगर्ड पोल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इम्यूटेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सीजे है। तो ये चंद्रचूड़ जी की स्टेटमेंट आई है। अब उनको कमिटी का हेड बना दिया गया कि वो अब हेड भी क्या, कमेटी का पार्ट बना दिया गया है, जो कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। उनकी कमेटी, क्योंकि अभी वो बिल ही पड़ा ना, वो बिल हमारा कौन सा बिल है, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। यूनियन टेरिटरीज में भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन होंगे ना, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर लॉ है। तो उन दोनों के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उनकी स्टेटमेंट यही आई है। इनसे पहले जो यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इस बिल को। बट अब यहाँ पे चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज थोड़ी ना बोली गई है कि इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली अगर आप कंडक्ट करा लेंगे तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर हिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर हम देखें फिजिबिलिटी के मामले में भी, क्योंकि हमने कहा था कि पैसा बहुत ज्यादा सरकार का लगता है, वो बच जाएगा। एंड जो बार बार यहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगती है या बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगती है, अगर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, वो भी अगर एक बार में हो जाए तो सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि आप ये समझते हैं कि वोटर बेवकूफ है कि वो रीजनल मैटर्स को खत्म करके नेशनल मुद्दे पे यहाँ पे पार्टीज को वोट करेगा, तो ये इट इज अ होक्स। इस बेसिस पे यहाँ पे मत रहिए कि ही हैज वेलकम्ड कि ये बिल जो आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, या आप कह सकते हो उन्होंने इसका फेवर ही किया है। ठीक है, इट कैन नॉट बी, ये नहीं बोल सकते कि हम वन नेशन वन इलेक्शन है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अलोन एन इम्यूटेबल फीचर। ठीक है, तो ये इसका अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए वो सहमत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि अब वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर उनके पास आता है, बीइंग द सुप्रीम कोर्ट के पास जब क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है ना, तो अब वहां पे जो बैठे हुए जज उनको तो ऑब्वियसली लॉ की नॉलेज होगी। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एंड कॉन्टेक्स्ट। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। 127 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 128 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, कि जो हमारा 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है। 127 वाला ना बेसिकली ये बोलता है, हमारा जो बिल है, कि हर एक स्टेट और यूटी को ये राइट मिलना चाहिए कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को खुद से बना सके। ठीक है, कि कॉमन आप कंट्री के लिए पैरामीटर्स मत रखिए, स्टेट्स अपने आप में ही यहाँ पर सिलेक्ट कर पाए, तो ये वो बिल है। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल की जब बात करें, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs जो है हमारा 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, सो डिटेल्ड आंसर के लिए आप टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी, या फिर आप लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन बिगिंस प्रोसेस फॉर डी लिस्टिंग 345 पार्टीज। तो डी लिस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। डी रजिस्ट्रेशन और डी लिस्टिंग, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दे हैं, दोनों ही अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरकार ने बोला है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है, बट उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ाई ही नहीं है। तो अब सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जो भी पार्टीज एग्जिस्ट करती है और 2019 के बाद से उन्होंने कोई इलेक्शन ही यहाँ पर नहीं लड़ा, एंड उनको आप देखें तो फिजिकली भी वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनका कोई ऑफिस ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन सारी पार्टीज को आप हटा दीजिए, उन सबको डी लिस्ट कर दीजिए। डी रजिस्टर नहीं, डी लिस्ट कर दीजिए। मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब हम डी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी पावर नहीं होती, बट हम डी लिस्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यहां पर पावर होती है। ठीक है, बट स्टिल जो भी अब पार्टीज अपने आप को फिजिकली भी नहीं बता पा रही, फिजिकली नहीं दिखा पा रही हैं, एंड 2019 के बाद भी उन्होंने इलेक्शंस यहाँ पर नहीं लड़े हैं, उनको फिर भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा रही है कि शो कॉज नोटिस उनको भेजा जाएगा, आप आकर अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, हम डी लिस्ट आपको नहीं करेंगे। एंड ये रीजन इसके पीछे करने का क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखते हैं ना, 1951 वाला एक्ट, उसका एक सेक्शन 13A होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। तो ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा लिया बट वोट के लिए या इलेक्शंस के लिए कभी खड़े ही नहीं हुए। तो इस चीज के ऊपर सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक रखना चाहते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट ऑफ 1951। सेकंड, इलेक्शन कमीशन इज ऑथराइज्ड टू डी रजिस्टर अ पार्टी। मैं ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता चुकी हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। डी रजिस्टर नहीं, क्या कर सकती है अब, दैट इज डी लिस्ट कर सकती है इलेक्शन कमीशन, डी रजिस्टर नहीं कर सकती। डी रजिस्ट्रेशन के केस में हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपको फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, या किसी भी तरीके की आप कह सकते हो वेरिफिकेशन में जब प्रॉब्लम आती है, या पार्टी खुद से ही अब डी रजिस्टर होना चाहती है तभी हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। अब यहाँ पर हाँ एक वर्ड और यूज किया गया था, RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इनको घोषित किया गया है, जो 345 पॉलिटिकल पार्टीज है जो अब डीलिस्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो अब वो कौन सी पार्टीज होती हैं कि जो नई पार्टीज रजिस्टर हुई है या उन्होंने सिक्योर नहीं किया इनफ परसेंटेजेस ऑफ वोट्स इन द असेंबली और जनरल इलेक्शंस। बट इस केस में RUPP के केस में सरकार ने तो ये बोला जिन्होंने 2019 के बाद इलेक्शन ही नहीं लड़े। ठीक है, those who have never contested election since being registered or are considered unrecognized parties, ये पार्टीज जो है किसी भी तरह के बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं करती हैं एंड देर एक्सटेंडेड टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो इसी तरीके से RUPP की तरह इनको रजिस्टर या मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको डीलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। एंड डी रिकॉग्निशन एंड डी लिस्टिंग की बात की जा रही है, तो डी रिकॉग्निशन जो है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सच पार्टी सिंपली डिक्लेयर एज रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, एंड इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू डी रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी इफ इट वायलेट्स। ठीक है, तो डी रिकॉग्निशन एंड डी लिस्टिंग आर सेम। ठीक है, बट यहाँ पे डी रजिस्टरिंग जो है वो अलग है, तो ये वर्ड्स ध्यान में रखना। पॉलिटिकल पार्टी इफ इट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, या फिर और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट ऑफ 1951, या इलेक्शन कमीशन जो है ओनली डीलिस्ट द इनएक्टिव पार्टीज एंड रेफर द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फर्दर एक्शन। वो सिर्फ डीलिस्ट करता है, फर्दर एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने जो है कहानी पढ़ ली। ठीक है, बट आप यहाँ पर क्या डी रजिस्ट्रेशन के बारे में जाकर घर पर पढ़ेंगे, आपका ये होमवर्क है। So in case if you're preparing for UPSC, we have an ongoing batch जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, similar for the case of test series. That is all from my side today. Thank you so much.